नमस्कार दोस्तों, मन का लाइफ संपूर्ण में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग भारत के मंदिर डिस्कस कर रहे थे। इनमें से कौन कौन स्टूडेंट हैं नए हैं? एकदम आप दोनों नए हैं, 3 ठीक। हम लोग टेम्पल्स ऑफ इंडिया या भारत के मंदिर डिस्कस कर रहे थे। तो मंदिर के डिस्कशन में मैंने सबसे पहले ये बता दिया था कि भारत के जो मंदिर हैं उनको हम 3 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। वैसे तो मंदिर 2 ही तरह के हैं भारत में। एक जो मंदिर है वो है नागर शैली के मंदिर। कौन सी शैली? नागर शैली। और एक जो शैली है वो है द्रविड़ शैली। 2 शैली के मंदिर हमारे भारत में पाए जाते हैं, एक नागर शैली और एक द्रविड़ शैली। एक और शैली ने जन्म लिया है जो इन दोनों शैली से मिलकर बनी हुई है, उसको अपन ने क्या नाम दिया था? बेसर शैली। 3 तरह के मंदिर भारत में पाए जाते हैं, नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर और बेसर शैली के मंदिर। नागर शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने बोला था कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं, विंध्य पहाड़ी तक, वो सब अपन कौन से मंदिरों में उनको शुमार करते हैं? वो शामिल करते हैं अपन उनको नागर शैली के मंदिर। विंध्यन श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी तक जितने भी मंदिर हैं, या अपन ऐसा समझ लो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कौन से मंदिर, किस तरह के मंदिर पाए जाते हैं, तो अपन ने नाम दिया था कि ये बेसर शैली के मंदिर क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। और दक्षिण भारत के मंदिरों को हमने नाम दिया था द्रविड़ शैली के मंदिर। ठीक है। तो मैंने बताया कि हमने मंदिर निर्माण की 3 शैलियां क्या करी थी, डिस्कस करी थी। एक शैली को नाम दिया था हमने नागर शैली के मंदिर, दूसरी शैली को नाम दिया था बेसर शैली के मंदिर, और तीसरी शैली को हमने नाम दिया था द्रविड़ शैली के मंदिर। ये 3 शैलियां हमने डिस्कस की थी। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ये मंदिर का चित्र पूछ लिया आपसे कि बताओ ये कौन सी शैली का मंदिर। इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली के मंदिर हैं, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, और उनके बीच में कहीं बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। बेसर शैली कोई शैली नहीं है, बेसिकली नागर शैली के कुछ फीचर्स और द्रविड़ शैली के कुछ फीचर्स मिलाकर बेसर शैली बना दी गई है। ठीक है। कल मैंने फिर आपको नागर शैली की कुछ मंदिरों की विशेषताएं बताई थी। जैसे 1-2 विशेषताएं क्या है कि ये मंदिर जो होते हैं वो चबूतरे या प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ये मंदिर बनाए जाते हैं। दूसरी बात, इनका जो शिखर होता है वो ऐसे स्टेप्स वाला होता है। ठीक है, स्टेप्स वाला इनका शिखर होता है। ऊपर कहीं एक गोल संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं आमलक, जिसके ऊपर क्या रखा होता है? जिसके ऊपर रखे होते हैं कलश, और ऊपर एक लगा होता है झंडा, है ना? ये ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है। इस टाइप के मंदिरों को अपन बोलते हैं नागर शैली के मंदिर। सामने कहीं एक हॉल टाइप का बना होता है जिसमें पिलर लगे होते हैं, इसको अपन बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं? मंडप। और भगवान की मूर्ति इस शिखर के जस्ट नीचे रखी होती है जिसको अपन बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं? गर्भगृह। मंदिर के बाहर मूर्तियां लगी होती हैं जिनको अपन गंगा और यमुना की मूर्तियां बोलते हैं। बेसिकली यही टाइप के मंदिर आपको उत्तर भारत के मंदिर में दिखाई देंगे। इसका जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो है खजुराहो के मंदिर। कौन से मंदिर? खजुराहो। दूसरे जो मंदिर मैंने दक्षिण भारत के मंदिर बताए, उनमें जो शेप होता है वो ऐसे स्टेप्स वाला नहीं होता। उनका जो शेप होता है वो पिरामिड नुमा होता है। क्या होता है? पिरामिड। कभी आपने पिरामिड देखे होंगे? लगभग ट्रायंगुलर टाइप के दिखते हैं वो। ठीक है, पिरामिडाकार मंदिर होते हैं वो। लेकिन उनका जो गेट होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो दक्षिण भारत के मंदिर या द्रविड़ शैली के मंदिर में देखने को मिलती है वो ये कि इनका गेट जो होता है बहुत विशाल होता है। एंट्री गेट, फ्रंट गेट जिसको अपन बोलते हैं, वो बहुत विशाल होता है। जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं, मैंने बताया था, वेंकटेश्वर मंदिर हो, रामेश्वरम मंदिर हो या बृहदेश्वर मंदिर हो, ये सब अपन मंदिर तो लिखेंगे ही। ये सारे मंदिरों में एक बड़ा सा गेट पाया जाता है जिसको अपन एंट्री गेट बोलते हैं, बहुत बड़ा। वो मंदिर से भी बड़ा गेट होता है। गेट वहां पर बहुत उत्कृष्ट, जिस पर कलाकृतियां बनी होती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया था? गोपुरम। ठीक है, गोपुरम नाम दिया था।
पूरा जो मंदिर होता है वो पूरे एक कैंपस या दीवार से क्या होता है, घिरा होता है। पूरे दक्षिण भारत के जितने मंदिर जाएंगे आपको लगेगा कि वो बाउंड्री वॉल से चारों तरफ घिरे होते हैं। पानी का एक कुंड होता है, जलाशय हमेशा वहां पर पाया जाएगा दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, ठीक है। भगवान की मूर्ति कोई जरूरी नहीं है कि गर्भगृह में ही रखी हो, बाहर भी रखी हो सकती है। गेट पर द्वारपाल बने होंगे तो आप पहचान जाएंगे कि भाई ये दक्षिण भारत के मंदिर है, ठीक है। तो उत्तर भारत के मंदिर की कुछ विशेषता है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कुछ विशेषता है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता इनमें से कौन सी है, या द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता कौन सी है, या उत्तर भारत या नागर शैली के मंदिरों की विशेषता कौन सी है, नहीं। अब इन दोनों के मिक्स फॉर्म से कौन सी शैली बनी है, इसको अपन ने नाम दिया था कि बेसर शैली। इसमें क्या है, कुछ चीजें तो नागर शैली से ले ली गई हैं, जैसे कि शिखर जो है वो नागर शैली से ले लिया गया है, लेकिन कैंपस वगैरह हुआ और मंडप वगैरह हुआ, ये सब कहाँ से ले लिए गए हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों से। तो एज सच द्रविड़ शैली के कोई ऐसे उदाहरण नहीं है, लेकिन अलग अलग राजाओं ने इसमें अलग अलग काम किया है, तो बेसर शैली अलग अलग टाइप की अपने को देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो फिर ये 3 टाइप के मैंने मंदिर लिखवा दिए थे। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था ज्योतिर्लिंग पे, ठीक है ना। ये ज्योतिर्लिंग आपको पता होना चाहिए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग अपन ने लिख लिए थे। फिर स्टेट वाइज अपन लोग मंदिर क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। फेमस मंदिर, जो मंदिर एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है, वही मंदिर अपन ने डिस्कस किए थे। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों का ही देश है भारत, ठीक है ना, लेकिन अपन ने वैसे मंदिर डिस्कस किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ज्योतिर्लिंग डिस्कस किए थे, फिर अपन मंदिर डिस्कस कर रहे थे। बात समझ में आ गई। मैंने 4 धाम आप लोगों को बताया था, कौन कौन से 4 धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, ये 4 धाम हैं। फिर मैंने बोला था कि एक 4 धाम और है जिनको अपन क्या बोलते हैं, छोटे 4 धाम। छोटे 4 धाम, ये जो 4 धाम है ये कौन से 4 धाम है, ये बड़े 4 धाम है, ठीक है। ये बड़े 4 धाम है। छोटे 4 धाम कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये छोटे 4 धाम हैं और ये कौन से 4 धाम हैं, ये बड़े 4 धाम, ठीक है। स्टेट वाइज अपन ने मंदिर डिस्कस कर लिए थे। कहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया था मंदिरों को, किस स्टेट तक, केरल। केरल के कौन कौन से मंदिर हैं, ठीक है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर, अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर को मैंने एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था, सबरीमाला, है ना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का मंदिर है। और गुरुवायूर मंदिर, वडकुनाथन मंदिर। ये पूरे मंदिर साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। केरल तक अपन ने डिस्कस कर लिया था, है ना। अगली हेडिंग डाल लो, कर्नाटका, कर्नाटक के मंदिर। कर्नाटक के मंदिर, इसमें पहला जो मंदिर है वो लिख लेना, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है ना। सबसे जो फेमस मंदिर है वो है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर पहला कौन सा है, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मंदिर। दूसरा है गोमतेश्वर मंदिर। तीसरा लिखना होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर, होयसलेश्वर मंदिर। तीसरा चौथा मतलब श्रृंगेरी मंदिर, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मंदिर। ठीक है, ये 4 मंदिर आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट
लिख लिया क्या? ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। कुछ मंदिर आपको मालूम ही है, जैसे भगवान अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर, लिख लिया। नेक्स्ट उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा के कौन कौन से मंदिर हैं? पहला मंदिर है कोणार्क मंदिर। काय का मंदिर है ये? सूर्य भगवान का है ना, कोणार्क मंदिर। लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, सबसे फेमस जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर क्यों फेमस है? कौन से भगवान की यहां पर मूर्ति है? विष्णु भगवान। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर की खासियत क्या है? होती है लकड़ी की मूर्तियां बनी होती है। हर 9 कुछ महीनों में ये चेंज भी कर दी जाती है हर बार, ठीक है ना। लकड़ी की मूर्तियां बनी होती हैं। और कौन से भगवान? कृष्ण भगवान, उनके बड़े भाई बलदाऊ या बलराम भी बोलते हैं, है ना, और सुभद्रा उनकी बहन। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियां होती हैं कहां पर? जगन्नाथपुरी। यात्रा होती है ना जगन्नाथपुरी की यात्रा, उसमें। तो कौन कौन से मंदिर अपन ने उड़ीसा के पढ़े? एक कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसमें है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जय काली कलकत्ते वाली। सिक्किम, किरातेश्वर मंदिर। अरुणाचल, मालिनी थान मंदिर। देखो नॉर्थ ईस्ट के मंदिर याद रखना है। देखो ये अपने जो मेन इंडियन जो मंदिर है प्रायद्वीपीय भारत के, ये दक्षिण भारत के, वो तो जनरली लोग याद कर लेते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। ये मंदिर पूछ लिए जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर और नॉर्थ ईस्ट के मंदिरों को सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। कामाख्या मंदिर बहुत ज्यादा फेमस, असम। कामाख्या मंदिर, लिख लिया।
लिख लिया। फिर है उत्तर प्रदेश, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर। केशव देव मंदिर, केशव देव मंदिर। दिल्ली, लोटस टेम्पल। आप लोगों का होमवर्क है पता करके आना कि लोटस टेम्पल किस धर्म का है। ठीक है, किसी को पता है क्या अभी? नहीं, कल पता करना कि लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। मार्कंडेश्वर मंदिर, हरियाणा के लिखना, हरियाणा। मार्कंडेश्वर मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर। ये उत्तर प्रदेश में एक और मंदिर लिख लेना, बहुत फेमस, नाग वासुकी मंदिर। अभी ये न्यूज में भी था, नाग वासुकी मंदिर। ठीक है, तो कौन से मंदिर? उत्तर प्रदेश के नाग वासुकी, बांके बिहारी मंदिर, केशव देव मंदिर। दिल्ली में क्या पढ़ा? लोटस टेम्पल। और हरियाणा में मार्कंडेश्वर मंदिर। हिमाचल प्रदेश, हडिम्बा देवी मंदिर, हडिम्बा देवी मंदिर। ये होमवर्क है तुम लोगों का कि हडिम्बा देवी कौन है पता करना। महाभारत के किसी कैरेक्टर है, उनकी वाइफ है ये। ठीक है, भीम की है ना, सही जवाब। हडिम्बा देवी मंदिर। ठीक है, फिर है बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ, ये हिमाचल में ही, बैजनाथ मंदिर। पंजाब में लिखना, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। दुर्गियाना मंदिर, दुर्गियाना मंदिर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हिडिंबा देवी मंदिर, भीम की वाइफ थी हिडिंबा, बैजनाथ मंदिर। और पंजाब में कौन कौन से स्वर्ण मंदिर है फेमस है? ये तो दुर्गियाना मंदिर, ये दुर्गियाना है। ठीक है, लिख दूं क्या फिर से? अरे वैसे ही बन गया। दुर्गियाना मंदिर। नेक्स्ट, त्रिपुरा, त्रिपुरेश्वरी मंदिर, त्रिपुरेश्वरी मंदिर। छत्तीसगढ़, भोरम देव मंदिर, भोरम देव मंदिर। और लास्ट है बोध गया या बिहार का बोध गया। बस इतने मंदिर आप लोगों को याद रखने हैं।
लिख लिया। त्रिपुरा का त्रिपुरेश्वरी मंदिर, छत्तीसगढ़ भोरम देव मंदिर और बिहार का बोध गया। ठीक है, ये सारे मंदिर अपन ने इंपॉर्टेंट देख लिए हैं। मंदिर निर्माण की शैली डिस्कस कर ली है। तो इस तरीके से पूरे मंदिर अपने कंप्लीट हो गए इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, याद करके आना है। मैं आने वाले 2-3 दिनों से फिर आपको डेली पूछना, रेगुलर बेसिस पे पूछना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है अपने को? भारत के पहाड़। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दो कि पहाड़, पहाड़ी और पठार, इनमें क्या अंतर होता है? एक होता है पहाड़, एक होता है पहाड़ी और एक होता है पठार। क्या अंतर है? चलो, पहाड़ी और पहाड़ में क्या अंतर है? पता है क्या? बस किसी को भी पहाड़, किसी को भी पहाड़ी बोल देते हैं अपने ना। पहाड़ पर्वतमाला पे होते हैं। अच्छा, और पहाड़ी कहीं भी हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। अरे हाइट के हिसाब से पहाड़ और पहाड़ी का वर्गीकरण किया गया है। जिनकी हाइट छोटी होती है उनको अपन पहाड़ी बोल देते हैं, और जिनकी हाइट बड़ी होती है उनको अपन पहाड़ बोलते हैं। बेसिकली 300 से लेकर 900 मीटर की हाइट जिनकी होती है, 300 से लेकर 900 मीटर की हाइट जिनकी होती है, उनको अपन बोल देते हैं क्या? पहाड़ी। क्या बोल देते हैं? पहाड़ी। ठीक है, और 900 मीटर से अधिक की हाइट वाली पहाड़ी को अपन क्या बोल देते हैं? पहाड़। ये है हिल, ये है माउंटेन। बात समझ में आ गई? 300 से 900 मीटर की हाइट यदि किसी की है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पहाड़ी। 900 मीटर से यदि अधिक हाइट है तो उसको अपन बोल रहे हैं पहाड़। और पठार किसको बोल रहे हैं? किसको बोलते हैं पठार? क्या? ठीक है, कह सकते हैं। तुम ये बोल रहे हो कि जैसे ये पहाड़ है, ये मैदान है, तो इनके बीच में कहीं पठार होगा, ऐसा कुछ? ठीक है, इनमें पहाड़ी और पठार में एक मेन अंतर ये है कि इनमें जो शिखर, जो नोक होती है वो नहीं होती। ये लगभग थोड़े ज़मीन से तो ऊपर उठे होते हैं, लेकिन इनका जो ऊपर जो आधार होता है वो क्या होता है? नुकीला नहीं होता है, तीक्ष्ण नहीं होता है। वो क्या होता है? लगभग समतल होता है। ठीक है, मतलब यदि ये ज़मीन है तो इससे उठा हुआ एक पोर्शन होगा, ये क्या होगा? ये वाला हिस्सा जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? पठार। ठीक है। अच्छा, रहने के लिए कौन सी सही जगह है? पहाड़ी या पहाड़ या पठार? पठार है ना। क्यों? क्योंकि इन पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, रिसोर्सेज वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी होती है। रहती तो है पहाड़ों पे भी जनसंख्या रहती है, भारत में भी हर जगह पहाड़ों पे है, लेकिन विरल जनसंख्या है। विरल मतलब उतनी डेंसिटी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। सिर्फ पर्यटन या टूरिज्म इंडस्ट्री के पर्पज से लोग जाते हैं, ठीक है, कि घूमना फिरना हो, लेकिन अदरवाइज वहाँ पर देखा जाए तो लाइफ बड़ी टफ होती है ना। हर चीज़, ठंड वगैरह या पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पठार एरिया में कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। और उससे भी अच्छी कंडीशन होती है मैदानों में, है ना। तो मैदान में तो किसी चीज़ की कमी होती नहीं है, सारे रिसोर्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, पानी वगैरह जितने भी हैं। तो मैंने बता दिया कि अपन ने क्या डिस्कस कर लिया। अपन ने डिस्कस कर लिया कि अपन पहली बात पढ़ रहे हैं कि पहाड़, भारत के क्या पढ़ रहे हैं अपन? पहाड़ या माउंटेन्स ऑफ इंडिया। फिर मैंने आपको बताया कि पहाड़ में, पहाड़ी में और पठार में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहाड़ मैंने बता दिया जो ऊंचे होते हैं, किससे? 900 मीटर से अधिक, ठीक है ना। पहाड़ी क्या होती है? 300 से लेकर 900 मीटर, ठीक है। और पठार क्या होते हैं?
जमीन से उठे हुए ऊंचे हुए भाग या जिनका आधार क्या होता है, लगभग समतल होता है, उनको अपन बोलते हैं पठार। ठीक है, पहाड़, पहाड़ी, पठार, ये ऐसे ही पता होना चाहिए किसको पहाड़ी किसको पठार बोलते हैं। ठीक है, अपने को पढ़ने हैं भारत के पर्वत। भारत के जितने भी फेमस पर्वत हैं वो अपन पर्वत क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? देखो, एक पर्वत होते हैं जिसको अपन वलित पर्वत, एक पर्वत होते हैं अवशिष्ट पर्वत, रेजिजुअल माउंटेन, इसको बोलते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और एक पर्वत होता है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तीन टाइप के पर्वत होते हैं, एक होते हैं नवीन वलित पर्वत, एक होते हैं अवशिष्ट पर्वत और एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये तीनों टाइप लिख लेना कॉपी में, यदि नहीं लिखे हो तो। ठीक है, अपन एक एक करके देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, नवीन वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, इनमें सबसे नवीन जो होते हैं, नवीन संरचना, वो नवीन वलित पर्वत होती है। ठीक है, कैसे बनते हैं नवीन वलित पर्वत? हिमालय बोला जाता है कि अपना नवीन वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। देखो, ऐसा माना जाता है कि भारत या पूरी दुनिया जो है वो विभिन्न प्लेटों में क्या है, विभक्त है। विभिन्न प्लेटों में मतलब जो अपने धरातल देखते हैं उसका, वो बड़ी बड़ी प्लेटों में क्या है, विभक्त है। 7 लगभग बड़ी प्लेटों में पूरी जो दुनिया है वो लगभग क्या है, विभक्त है। और बहुत सारी 20 लगभग छोटी प्लेटें हैं। तो ये सब प्लेटें जो होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। तो इस टकराने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। सपोज ये कोई प्लेट समझ लो आप, ठीक है ना, इसके हिस्से, 2 हिस्से समझ लो आप। ठीक है, ये 2 प्लेट है। सपोज ये दोनों क्या है, 2 प्लेट है। पूरे विश्व को अपन ये मान लो, अपन ने जिस प्लेटों में विभाजित किया उनमें ये 2 क्या है, प्लेट है। ये 2 प्लेटें क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। ठीक है, टकराती हैं। तो ये 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो ये टकराने के फलस्वरूप इनके बीच का जो मलबा है, ठीक है ना, जो कचरा है या धूल है, वो टकराने के फलस्वरूप क्या होते हैं, ऊपर उठ खड़े होते हैं और पर्वत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। लेकिन ये कौन से पर्वत होते हैं, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि आज के समय में, आज के संदर्भ में अपन देखें तो भारत जो है, और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर क्या है, अफ्रीका। ये सब कॉन्टिनेंट क्या होते थे, आपस में एक समय पहले आपस में क्या हुए थे, मिले हुए थे। और एक समय था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, यहाँ पर मेडागास्कर, ये पूरा पोर्शन आपस में क्या था, मिला हुआ था। ठीक है ना। इस मिले हुए पूरे पोर्शन को अपन ने एक समय ये क्या कहलाता था, इसको अपन कहते थे गोंडवाना लैंड। क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड, या इसका नाम है इंडियन प्लेट। क्या नाम है, इंडियन प्लेट। मैंने बताया ना, पूरी दुनिया जो है अलग अलग प्लेट्स में क्या है, विभक्त है। उनमें से एक प्लेट का नाम था इंडियन प्लेट। ये पहले एक साथ ही हुए करते थे। ठीक है, एक साथ ही हुआ करते थे, ये आपस में मिले थे, एक समय बाद अलग हो गए। तो पूरे इस प्लेट को, पूरी प्लेट को नाम अपन ने क्या दिया, पहली बात पूरे क्षेत्र को नाम दिया अपन ने गोंडवाना लैंड, और इस प्लेट को नाम क्या दिया अपन ने, इंडियन प्लेट। ठीक है ना। ये सपोज इंडियन प्लेट है। आप आज के समय में रशिया देखते हैं, रूस जो था उस समय एक अलग प्लेट, और पूर्वी जो यूरोप था उसको अपन ने एक नाम दिया था, उसका नाम था यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशियन, तो यूरेशियन प्लेट। ये पूरी प्लेट कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट थी। और भारत, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका वगैरह शामिल है, इसको अपन ने नाम दिया इंडियन प्लेट। इन दोनों के बीच में एक फेमस झील या तालाब जैसी संरचना हुआ करती थी, जिसको नाम दिया अपन ने टेथिस सागर।
क्या नाम दिया? टेथिस सागर। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पूरी दुनिया जो है अलग अलग प्लेटों में विभक्त होती थी, ठीक है ना। एक समय था कि पूरी दुनिया अलग अलग प्लेट्स में क्या थी? डिवाइडेड थी। उनमें से एक प्लेट यूरेशियन प्लेट थी जिसमें आज का रशिया, रूस और पूर्वी यूरोप का कुछ हिस्सा शामिल है, और एक प्लेट होती थी इंडियन प्लेट जिसमें एक समय था कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये सब आपस में जुड़े हुए थे। देखो पहले धरती जैसी आज है वैसी नहीं थी, ठीक है ना। जैसे कि आज दिखती है अपने को अलग अलग देश, वैसे पहले सारे जो लैंड थे या भूमि के जितने हिस्से थे सब जुड़े हुए थे। कभी आप गौर करना कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को देखना, यदि आप इन दोनों को मिलाओगे तो बराबर वो क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। नेट पर देखना कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को आप मिलाओगे तो ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे। लगभग दक्षिण अमेरिका की स्थिति ऐसी कुछ है, ठीक है, और अफ्रीका की स्थिति ऐसी कुछ है। तो ये दोनों आपस में आप सिमेट्री इतनी ज्यादा है कि ये दोनों आपस में देखना फिट हो जाएंगे। जैसे कि किसी ने तो किसी एक टुकड़े मतलब कागज को अपन ने बीच से फाड़ के अलग अलग कर दिया और फिर वापस अपन देखेंगे तो वो वैसा का वैसा कागज हो जाए। तो इन दोनों की सिमेट्री देखना या आकृति देखना लगभग एक दूसरे की पूरे के मतलब समझ में आ जाता है ये हिस्सा कभी ना कभी एक हुआ करता था। ऐसे ही जितने भी ये पोर्शन यहाँ पर थे इंडियन प्लेट के, वो सारे पोर्शन भी आपस में मिल जाएंगे। पता चलेगा कि ये आपस में ही कहीं ना कहीं मिले हुए थे, उसके बाद अलग हो गए। तो अपने को क्या अपन ये बोल रहे थे कि पूरे विश्व को अपन ने दो मतलब बहुत सारी प्लेट है, उनमें से एक प्लेट थी क्या? यूरेशियन प्लेट, एक प्लेट थी इंडियन प्लेट। इनके बीच में कहीं टेथिस सागर था, एक सागर था जिसको अपन ने क्या नाम दिया? टेथिस सागर। एक समय आया कि ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर क्या करने लगी? गति करने लगी। यूरेशियन प्लेट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराने लगी। यूरेशियन प्लेट जब इंडियन प्लेट से टकराने लगी तो इन दोनों की प्लेटों के टकराने से कुछ मलबा, जो धूल, मिट्टी, कंकड़ इस सागर में क्या होने लगे? इकट्ठा होने लगे, और ये सागर क्या हो गया? पुर गया, है ना। इनके अवसादों से क्या हो गया? पुर गया। और फिर जब ये एक दूसरे के पास आए तो ये अवसाद क्या हो गए? आपस में उठने लगे। अवसाद उठने के परिणाम स्वरूप एक संरचना बनी जिसको अपन ने क्या नाम दिया? हिमालय पर्वत। बात समझ में आ गई? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराई तो पर्वत की उत्पत्ति हुई, उसको अपन ने क्या नाम दिया? हिमालय पर्वत। या ऐसा भी बोल सकते हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इस तरीके की घटना हुई, यहाँ दो प्लेट टकराई, वहाँ पर एक नवीन संरचना या पर्वत का निर्माण हुआ, उसको अपन नवीन वलित पर्वत कहते हैं पूरी दुनिया में। जैसे कि अपन यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें, काय की बात करें? उत्तरी अमेरिका की यदि अपन बात करें तो उत्तरी अमेरिका में सपोज ये उत्तरी अमेरिका है तो यहाँ पर रॉकी पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ। रॉकी पर्वत नाम तो सुना होगा ना। उत्तरी अमेरिका में यहाँ रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ क्योंकि ये भी उत्तरी अमेरिकन प्लेट थी। उत्तरी अमेरिकन प्लेट यहाँ पर एक प्लेट थी, उससे टकराई और वहाँ पर एक संरचना का निर्माण हुआ जिसको अपन ने नवीन पर्वत कहा और उसका नाम था रॉकी पर्वत, ठीक है। ऐसे दक्षिण अमेरिका में एक संरचना है बहुत लंबी, विश्व की सबसे लंबी जो संरचना है, श्रृंखला है, उसको अपन ने नाम दिया एंडीज पर्वत। क्या नाम दिया? एंडीज पर्वत। नाम सुना होगा। ऐसे ही एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई दक्षिण अमेरिकन प्लेट, और यहाँ पर कोई प्लेट थी, टकराई और यहाँ पर न्यू फोल्ड माउंटेन या नवीन वलित पर्वतों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। जैसे भारत में हुआ वैसे ही विश्व के अलग अलग देशों में हुआ, ऐसे ही अफ्रीका, ऐसे ही यूरोप, ठीक है ना। उनकी थ्योरी लगभग सेम ही है। थ्योरी क्या है कि यदि दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने के फलस्वरूप नवीन संरचना की उत्पत्ति होती है, जिसको अपन बोलते हैं नवीन वलित पर्वत। ये नवीन है। अच्छा, अब ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और पर्वत की उत्पत्ति, और इसका मतलब कहीं ना कहीं आज के समय में ये टकराती हैं कि नहीं? तो बोला जाता है कि आज भी हिमालय की हाइट क्या हो रही है? हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ नहीं आता क्योंकि बढ़ती है तो कुछ हिस्सा टूटता भी तो है, टूटने के फलस्वरूप वो आपस में क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हिमालय की हाइट आज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इसलिए देखा जाता है कि अधिकतर जो भूकंप वगैरह आते हैं वो इस नॉर्थ इंडिया के ही पार्ट में आते हैं, है ना। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में ही अधिकतर क्या होते हैं? भूकंप के झटके अधिकतर महसूस किए जाते, अधिकतर, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर मैं बोल रहा हूँ कि भूकंप जो होते हैं नॉर्थ इंडिया में ही आते हैं। चाहे नेपाल देख लो, वर्स्ट मतलब खतरनाक भूकंप वाले क्षेत्र जो हैं, जो हिमालय पर्वत जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, किसकी दृष्टिकोण से?
भूकंप के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अपन ने, मैंने आपको बताया कि पर्वत की उत्पत्ति जो होती है, पर्वत जो होते हैं वो मैंने बताया 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नवीन वलित पर्वत। कौन से? नवीन वलित पर्वत। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? 2 प्लेटों के टकराने से होती है। दूसरे जो पर्वत होते हैं उनको अपन बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। कौन से पर्वत? अवशिष्ट। अपन पर्वत पढ़ते हैं या पर्वत की अपन ने हाइट पढ़ी, जैसे कि मान लीजिए मैंने पहाड़ी बताया आपको, पहाड़ी यदि मैंने बताया, क्या हाइट होती है इनकी? 300 से 900 मीटर। यदि मैंने पहाड़ी बताया तो हाइट कैसे नापते हैं अपन? कैसे नापते हैं अपन? नहीं, इनको अपन बोलते हैं, इनको अपन नापते हैं सी लेवल से या समुद्री तल से। ठीक है ना, समुद्री तल से नापते हैं। अपन हर चीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, किसी भी चीज का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई यदि मैं बोलूं मैं बहुत लंबा हूं, मैं यदि ऐसा बोलूं कि मैं बहुत लंबा हूं, तो भाई काय से लंबा हूं? किस चीज से लंबा हूं? कुर्सी से लंबा हूं, पंखे से लंबा हूं, काय से लंबा हूं मैं? तो मैं तुलना कर रहा हूं ना किसी न किसी चीज से। ऐसे ही यदि अपन पहाड़ी और पहाड़ की तुलना करते हैं तो किस चीज से करते हैं? समुद्र तल की ऊंचाई से। ठीक है ना, तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए अपन ने एक पैमाना बना लिया जिसको अपन बोल रहे हैं समुद्र तल, सी लेवल। सी लेवल सबके लिए सेम है, तो सी लेवल से अपन चेक करते हैं कि कौन सी जगह कितनी ऊंची है। ठीक है ना, तो सी लेवल से ये जितनी भी हाइट मैंने पहाड़ी की हो, चाहे पहाड़ की हो, चाहे पठार की हो, ये सारी हाइट मैंने बताई है, तो ये काय से बताई है? ये समुद्री तल से। ठीक है, माना कि ये क्या है? भारत है। लग तो नहीं रहा लेकिन ठीक है। माना कि ये क्या है? भारत है। ऊपर का मैंने बनाया नहीं, बनेगा भी नहीं मुझसे, नीचे का जैसा तैसा बना दिया है। ठीक है, तो ये माना कि भारत है। अपने को पूरे भारत के क्या करने हैं? पर्वत क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हिमालय। नया चित्र ही बना देता हूँ। हिमालय अपने को मेन पढ़ना है यहाँ पर हिमालय। अपन भारत के पर्वत पढ़ रहे हैं, तो भारत के पर्वत में जो सबसे पहले जो रेंज पड़ती है उसको अपन बोलते हैं काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज बोलते हैं? काराकोरम रेंज। समझ में ना आए तो पूछ लेना। काराकोरम रेंज या काराकोरम की पहाड़ियां, श्रृंखला भी बोल सकते हो, काराकोरम रेंज। दूसरी जो इसके ही नीचे समानांतर चलती है उसको बोलते हैं लद्दाख श्रृंखला या लद्दाख पहाड़ी। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख। ठीक है ना, और एक और संरचना चलती है जिसको अपन बोलते हैं जास्कर। क्या नाम देते हैं? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां हैं, ये समानांतर एक के नीचे एक। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख। क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपर कौन सी है, उसके नीचे। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर उसके नीचे जो आता है, उसके नीचे आता है हिमालय। यहां से लेके यहां तक ये पूरी जो श्रृंखला है हिमालय को अपन ने 3 तरीके से वर्गीकृत किया है। ये बहुत ज़्यादा IMP है, इसको देख लेना, समझ ना आए फिर से पूछ लेना। हिमालय को हमने 3 तरीके से या 3 टाइप में वर्गीकृत कर लिया है। सबसे पहले जो हिमालय उसको अपन ने नाम दिया है महान हिमालय। क्या नाम दिया है? महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय ऑब्लिक। और क्या नाम दिया है अपन ने इसको? उसको नाम दिया है हिमाद्री। क्या नाम दिया है? हिमाद्री। और क्या नाम दिया है? इसको अपन ने नाम दिया है आंतरिक हिमालय। क्या नाम दिया है? आंतरिक हिमालय। महान हिमालय बोल लो या हिमाद्री बोल लो या आंतरिक हिमालय बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, हिमालय को अपन ने 3 टाइप से वर्गीकृत किया है। पहला टाइप है महान हिमालय। ठीक है, दूसरा जो टाइप है उस टाइप का नाम है लघु हिमालय। क्या नाम है? लघु हिमालय। और तीसरा जो टाइप है उसको नाम दिया है अपन ने शिवालिक। क्या नाम दिया है? शिवालिक, या इसको अपन बोलते हैं बाह्य हिमालय। ठीक है, हिमालय को 3 तरीके से वर्गीकृत किया है, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, ये 3 तरीके से वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये जो रेंज है इसको अपन ने बताया मैंने अभी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो तीनों रेंज है हिमालय का पार्ट नहीं है।
एक क्वेश्चन वेरी आईएमपी ये पूछा जा सकता है आपसे कि इन तीनों में से हिमालय का पार्ट कौन सा नहीं है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये हिमालय के पार्ट नहीं है। इसको अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या नाम बोलते हैं इनको? ट्रांस हिमालय। हिमालय से परे है ये, ठीक है, या इनको अपन क्या नाम दिया है? ट्रांस हिमालय। और इसकी रेंज कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यही लद्दाख रेंज जब तिब्बत की साइड चली जाती है, तिब्बत पता है ना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के इधर चाइना साइड जो है तिब्बत की, लद्दाख जो रेंज है वो तिब्बत में चली जाती है, तो उनको अपन नाम देते हैं, क्या बोल देते हैं? कैलाश रेंज। क्या बोल देते हैं? कैलाश। कैलाश भगवान शिव शंकर का स्थान है ना, उसको ये लद्दाख श्रेणी जब तिब्बत में चली जाती है, इस श्रेणी को अपन बोल देते हैं कैलाश रेंज या कैलाश श्रेणी। समझ में आ रहा है? ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद है ये एक जो संरचना गई है, इसको अपन ने नाम दिया है महान हिमालय। महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। उसके नीचे एक और संरचना गई है जिसको मैंने अभी नाम दिया है, क्या नाम दिया उसको? लघु हिमालय। क्या नाम दिया? लघु हिमालय। और फिर से एक और संरचना इसके नीचे गई है जिसको नाम मैंने दिया है शिवालिक। बात समझ में आ गई? या ऊपर वाली को भी मैं फिर से कोई नया कलर से बना देता हूं, ठीक है। यह है महान हिमालय या हिमाद्री, यह है लघु हिमालय और यह है, ये सबके बारे में पर कुछ ना कुछ लिख लेंगे, अभी समझ लो, ठीक है। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसके ऊपर काराकोरम, लद्दाख। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया, ऊपर से नीचे पूछ लिया जा सकता है कि क्रम बता दो सबसे ऊपर कौन सा है, ठीक है। इसलिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अभी यही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन आंतरिक कुछ हिमालय की बात करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है हिमालय वाला नहीं, पूरा माउंटेन्स कुल मिला के। फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ अपन हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के कुछ पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से सबसे नवीन संरचना कौन सी होगी? सबसे नवीन कहने का मतलब ये, नाम ही है नवीन ललित पर्वत वैसे तो तीनों, लेकिन इनमें सबसे नवीन मतलब नया कौन सा होगा? महान हिमालय नया होगा, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। क्यों? हाँ, तुक्का मारा क्या? सही बोल रहे हो, शिवालिक हिमालय ही नवीन है या नया होगा, लेकिन ऐसा क्यों? हाँ देखो, मैंने बताया था ना प्लेट, ये जो प्लेट है, मान लीजिए दो प्लेट है, तो सबसे पहले आगे का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, है ना। सबसे पहले आगे का हिस्सा ऊपर उठेगा, तो ये हिस्सा अपने आप में ऊपर उठ गया। उसके बाद ये हिस्सा उठेगा और सबसे लास्ट में ये हिस्से पर दबाव पड़ेगा, तो ये हिस्सा सबसे नवीन कौन सा हो जाएगा? सबसे नवीन हिस्सा कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। दुनिया की जितनी भी सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं, चोटियां मतलब चोटी वाला नहीं, चोटियां मतलब पहाड़ की चोटियां, तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो सब महान हिमालय में, ठीक है। चाहे वो कौन सी हो, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी दुनिया की, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्या हाइट है लगभग? बिल्कुल 8848। दुनिया की जितनी भी ऊंची श्रृंखलाएं हैं या पर्वत हैं वो महान हिमालय में। मैंने बताया प्लेट टकरा रही है, सबसे ऊंची जिस संरचना का निर्माण हो रहा है उसको अपने नाम दिया महान हिमालय। जितनी भी ऊंची है, चाहे वो कंचनजंगा हो। अब इनकी अपने को मेन जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये किस मतलब इनकी सबसे ऊंची संरचना या सबसे ऊंचा पहाड़ जो भी है वो किस कौन सा है। तो सबसे ऊंची यदि अपन बोलें कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाइट कितनी है? 8848, ठीक है ना। और यदि पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम है K2, या इसी को नहीं, कंचनजंगा नाम नहीं है, इसका नाम है K2, या इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। इसके पहले मैंने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट अपने देश में नहीं है ना। माउंट एवरेस्ट अपने देश में नहीं पड़ती, कहाँ पड़ती है? नेपाल में।
नेपाल में पड़ती है, इसलिए अपन माउंट एवरेस्ट को भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं बोलते, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में। यहाँ पर क्या है, काराकोरम रेंज, यहाँ पर कहीं K2 है, ठीक है। और ये आज के समय में पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी जो हिस्सा पाक के कंट्रोल में या पाकिस्तान के कंट्रोल में है, उस हिस्से में ये वाली चोटी है, लेकिन उसको मानते तो हम अपना ही है, भले ही पाकिस्तान ने कब्जा लिया हो, ठीक है। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो कहाँ पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में, लेकिन वो भारत में है, तो उसी को अपन ने बोला है भारत की सबसे ऊंची चोटी। और सबसे IMP फैक्ट ये है कि K2 जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। तो बार बार चिल्ला के बता चुका हूँ कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों हिमालय पर्वत के पार्ट नहीं है। उसके नीचे से हिमालय की संरचना स्टार्ट होती है ना, बनाया ना मैंने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद मैंने हिमालय की संरचना स्टार्ट करी है। तो यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ऐसा पूछ लिया जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है कंचनजंगा। कहां पर है, सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, स्थिति नेपाल, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, ठीक है। आज इतना ही, उसके आगे अपन जो पढ़ेंगे कल। अभी जितना मैंने पढ़ा दिया है, चाहे वो टेम्पल्स हो, चाहे ये, यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। इसके आगे लिखवाऊंगा भी मैं कि अपन ने जो जो पढ़ लिया है वो अपन लिखते भी चलें साथ में, लेकिन पढ़ लेना, नहीं तो भूल जाओगे। अपने को मैंने बता दिया टॉपिक बहुत सारे कवर करने हैं, 70-80 टॉपिक कवर करने हैं, और 70-80 टॉपिक में भी यदि अपन ऐसे लेट लतीफ़ी करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अपने नोट्स हो जाएंगे और याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके आगे के जो हिमालय का पोर्शन है या पहाड़ों का पोर्शन है अपन कल कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक होगा 1 दिन का।